अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? सो आई एम ऋचा शर्मा और हम वापस मिल रहे हैं परचम पे फॉर आर डेली करंट अफेयर सेशन। आज का सेशन यानी 18 जुलाई 2024 का सेशन हमें डिस्कस करना है। उससे पहले हिंदू पंचांग के हिसाब से तिथि हम देखेंगे। तो अगर आप विक्रमी संवत के हिसाब से चलें 2081 शक संवत 1946 चल रहा है और आज की तिथि आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष और द्वादशी है, जिसे हम बारस भी बोलते हैं। चांद थोड़ा और बड़ा हो गया है और बस बहुत ही जल्दी पूर्णिमा आने वाली है और फिर महीना चेंज हो जाएगा। लेकिन देश के कुछ जगहों पे ऑलरेडी महीना चेंज हो चुका है, अभी हम आगे देखेंगे। जो लोकल कैलेंडर्स होते हैं यानी हिंदू कैलेंडर्स में भी अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। बंगाल साइड थोड़ा अलग चलेगा, उत्तराखंड साइड थोड़ा अलग चलेगा, साउथ में थोड़ा अलग ही चलेगा। तो ये हम जो हमारा ओवरऑल विक्रमी संवत के हिसाब से कैलेंडर पंचांग होता है उसकी मैं तिथि आपको रोज बताती हूँ। बाकी वेरिएशंस आते रहते हैं स्टेट स्पेसिफिक। अच्छा, आगे कुछ भी बात करें उससे पहले उत्तराखंड के मेरे पीएससी वाले बच्चे, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई एम क्लैपिंग फॉर यू ऑल बिकॉज बहुत अच्छे आपने अपनी परफॉर्मेंस के रिपोर्ट मुझे भेजे हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे बाकायदा क्वेश्चन पेपर का शॉर्ट भेजा कि मैम ऑल द करंट अफेयर्स जो भी पूछे गए थे वो सब परचम से कवर करके और हम सब आंसर कर पाए हैं। वेरी गुड। कुछ बच्चे एक दो आंसर्स भूल गए बट बाकी सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। यूकेपीएससी एग्जाम ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन करंट अफेयर के, 9 to 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। कुछ बच्चों ने बोला है क्या कि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे थे, प्लस स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी हेल्प हुई है। देन 20 to 24 क्वेश्चन डायरेक्टली इन्होंने करंट और स्टैटिक के मिला के आंसर कर दिए। 7 मंथ से तैयारी कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के इनको मिले, 5 to 6 क्वेश्चन आंसर ये कर पाए। देन अराउंड 17 to 20 क्वेश्चंस इन्होंने करंट अफेयर और जीए के कवर किए हैं। सो रियली हैप्पी टू सी कि आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हो और कायरोज वाला एग्जाम्पल भी दिया है तविशी आपने। हैप्पी टू सी ऑल ऑफ दिस, सो नाइस। ये चीज़ मैंने सिर्फ इसलिए डाली है कि जो भी बच्चे उत्तराखंड से, किसी भी स्टेट पीएससी के बच्चे, जैसे अभी रिसेंटली मुझे कर्नाटका से भी रिस्पांस आया है, काफ़ी सारे स्टेट से आता है जब भी एग्जाम होते हैं कि मैम हमने हमारे स्टेट एग्जाम्स दिए हैं और करंट अफेयर और जीए पोर्शन से बहुत सपोर्ट मिला है। सो गुड जॉब, वी आर वर्किंग, यू ऑल्सो शुड बी वर्किंग अलॉन्ग साइड। अगर सिंसियरली तैयारी करोगे इस प्लेटफॉर्म से तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे करंट अफेयर्स में और जनरल अवेयरनेस में। कीप इट अप। चलिए, कल जो क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन किया, सेशन के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं किया बिकॉज बहुत बड़ा सेशन था। विच कंट्री वन कोपा अमेरिका टाइटल 2024? कोपा अमेरिका टाइटल जो कि फुटबॉल का टाइटल होता है वो किसने जीता इस बार? आई हैड आस्क्ड यू। आंसर वुड बी अर्जेंटीना। 16th टाइटल इनका सो फार हुआ है। चलिए, आज की कहानी की कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले जो हम डे देखेंगे 18 जुलाई को जो आता है दैट इज मंडाला इंटरनेशनल डे। मंडेला या मंडाला जैसे भी आप बोले, नेल्सन मंडेला जी को डिवोटेड और डेडिकेटेड ये डे होता है, मंडेला इंटरनेशनल डे। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन की शुरुआत की थी। कौन से साल से? 2009 से। आई एम सो सॉरी, 2009 से इसकी शुरुआत की थी। इस बार की थीम क्या है? इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। गरीबी और इनइक्वालिटी से लड़ना, कॉम्बैट करना यानी लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। बिकॉज मंडेला जी ने ये जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं इनके लिए काफ़ी काम किया था, अपनी लाइफ डेडिकेट की थी। सो मंडेला जी को ही डेडिकेटेड ये डे है और 67 ईयर्स उन्होंने अपनी सर्विस डेडिकेट की थी साउथ अफ्रीका के अंदर। और इसीलिए इस बार का एक इंटरनेशनल कॉल रखा गया है कि आपको 67 मिनट्स ऑफ सर्विंग अदर्स वर्ल्ड वाइड लोगों को ये करना चाहिए। अगर हम नेल्सन मंडेला जी की बात करें तो 1993 में नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था और ये इन्होंने शेयर किया था। उस समय के जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, कौन थे? FW डे क्लर्क। इनके साथ में इन्होंने इस प्राइज को शेयर किया था। 1993 नेल्सन मंडेला जी को नोबेल पीस प्राइज मिला। 94 में वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। हरेला। सो आई थिंक 16 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, 16 या 17 को, 16 को किया गया था जहाँ तक मुझे याद है। उत्तराखंड के अंदर हरेला त्यौहार मनाया गया। बहुत प्रोमिनेंट फेस्टिवल होता है उत्तराखंड का और हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, अलग नाम से मनाया जाता है पर सेम ओकेजन होती है। सो हरेला फेस्टिवल मुख्य रूप से कौन से स्टेट का है? प्राइमरी तो उत्तराखंड का है लेकिन हिमाचल को भी आप इसमें साथ में काउंट करेंगे। सो हिंदू फेस्टिवल है। कुमाऊं रीजन जो है उत्तराखंड का, वहाँ पॉपुलरली मनाया जाता है। और अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बिकॉज आप यहाँ बहुत डाउट करने वाले हो, ये कब आता है? फर्स्ट डे ऑफ श्रावण मास। श्रावण
आषाढ़ के बाद सावन महीना या श्रावण महीना शुरू होता है। जब हम हिंदू कैलेंडर यहाँ पढ़ रहे हैं, रोज़ मैं डेली सीए में आपको पढ़ाती हूँ ना, तो वहाँ अभी हम आषाढ़ महीना पढ़ रहे हैं, उसके आज द्वादशी है, यानी त्रयोदशी आएगी, चतुर्दशी आएगी, फिर पूनम आएगी, फिर महीना चेंज होगा। लेकिन उत्तराखंड में ऑलरेडी श्रावण महीना लग चुका है। हाँ जी, थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस कैलेंडर में चलते रहते हैं। ये लूनी सोलर कैलेंडर है, यानी चांद और सूरज दोनों के हिसाब से चलता है। तो श्रावण संक्रांति, संक्रांति क्या होती है? जब सूरज एक राशि छोड़ के दूसरी राशि के अंदर प्रवेश करता है, यानी कर्क संक्रांति इसको कहा जाता है। कर्क राशि में सूरज का प्रवेश हो चुका है, तो श्रावण संक्रांति या कर्क संक्रांति पे हरेला मनाया जाता है। तिथि क्या रहती है? श्रावण मास का पहला दिवस जो होगा। जैसे ही श्रावण मास शुरू होता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कैलेंडर के हिसाब से हरेला त्योहार मनाया जाता है। सो मॉनसून के ऑनसेट को सेलिब्रेट किया जाता है। शिव पार्वती जी के विवाह को भी सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। अब आप ये मत देखिएगा शिवरात्रि कब आती है और यहाँ क्यों मनाया जा रहा है, स्टेट स्पेसिफिक है, सो ऑब्जर्व किया जाता है। मॉनसून का बिगिनिंग है, नए क्रॉप्स की प्लांटेशन की जाएगी, वेडिंग ऑफ शिव पार्वती भी सेलिब्रेट की जाती है। ये है हरेला त्योहार, कहाँ का? उत्तराखंड का और हिमाचल के कुछ हिस्सों में, लेकिन नाम अलग होता है। देखिए जैसे हरियाली या रेयाली कांगड़ा, शिमला, सिरमौर और दखरैन में कहा जाता है। जुब्बल, किन्नौर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़े अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन मॉनसून फेस्टिवल के तौर पे वहाँ भी देखने को मिलेगा। हरेला जो कि कुमाऊं भाषा के अंदर हरियाला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डे ऑफ ग्रीन, हरियाली को एंजॉय करते हैं। जैसे अब तीज वगैरह श्रावण के अंदर आने लग जाएंगी, हरियाली तीज एटसेट्रा, तो सब मॉनसून को सेलिब्रेट करते हुए फेस्टिवल्स मनाएंगे। उत्तराखंड मेजरली और साथ में कुछ रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश मनाते हैं कौन सा? हरेला त्योहार। ठीक है जी, ओके। फिर हम अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, कौन से मिनिस्टर हैं? हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया NE रेस पोर्टल। NE यानी नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। RACE का क्या फुल फॉर्म है? रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। सो NE रेस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिंधिया जी ने किया है। ये एक मोबाइल ऐप भी है साथ में, जो फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं ना, बागवानी के क्षेत्र में लगे हुए हैं ज़्यादा। सो उन फार्मर्स को, नॉट जस्ट बागवानी लेकिन बागवानी भी, एंड ऑफ कोर्स जो पल्सेस वगैरह भी उगा रहे हैं, तो उन फार्मर्स को एक पोर्टल मिल जाएगा ताकि वो अपनी सारी प्रोड्यूस वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल यूजर्स हैं वो भी उनसे खरीद सकते हैं, नेशनली भी लोग उनसे खरीद सकते हैं। तो एक तरह से ऑनलाइन आप लेकर के आगे नॉर्थ ईस्ट फार्मर्स को, इनसे इनके बिजनेस में भी बढ़ावा होगा और ऑफ कोर्स जो हॉर्टिकल्चर है उनकी हाई वैल्यू भी इनको मिल पाएगी। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना मार्केट के अंदर, वो सब बिक पाएंगे। अब यहाँ इतने सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी यहीं से बाय परचेज किया जा सकेगा। सो NE रेस पोर्टल किसने लॉन्च किया? सिंधिया जी ने किया। क्यों किया? ऑनलाइन ग्लोबल पोर्टल है ये, कहीं से भी आप खरीद सकते हो, नॉर्थ ईस्ट फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए और हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में जिनकी डिमांड है, उसका एक हब क्रिएट करने के लिए, ऑनलाइन हब। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश ने बनाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि एक ही दिन के अंदर सबसे ज़्यादा पेड़ उगाने के लिए कितने पेड़ उगा दिए गए हैं? 11 लाख ट्रीज, 1.1 मिलियन यानी 11 लाख पेड़ एक ही दिन में उगा करके इंदौर पर्टिकुलरली आगे रहा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है मध्य प्रदेश के नाम। अब याद है वो कैंपेन जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को PM मोदी जी ने लॉन्च की थी, एक पेड़ माँ के नाम। तो बस उसी के तहत MP ने टोटल करीब 55 मिलियन ट्रीज लगाए हैं और एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले असम के नाम था ये रिकॉर्ड, उन्होंने 9 लाख कुछ पेड़ लगाए थे एक बार एक दिन में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ी टेक्निकल लगेगी न्यूज़ लेकिन काम की है। इन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया का पहला हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च का सेंटर है, प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। कहाँ? THSTI फरीदाबाद हरियाणा में। अभी मैं पूरी न्यूज़ समझाऊंगी पर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सो जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है जी? एशिया का पहला CEPI द्वारा मान्यता या अप्रूव्ड, CEPI यानी कोलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। CEPI दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर एग्जिस्टेंस में आई एक संस्था है जो कि वैक्सीन्स बनाती है फ्यूचर एपिडेमिक्स के लिए। अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी एपिडेमिक हो जो हमारी सांस रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज
सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड वैक्सीन्स बनाने का ये काम करती है। और इनकी जो लैब्स हैं वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी जगहों पे है। पूरे एशिया में पहली ऐसी लैब जिसको CEPI ने अप्रूवल दिया है या एक्रेडिट किया है, वो कौन सी है? वो बनी है हमारी THSTI, BRIC THSTI, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में। अब इसका फुल फॉर्म देखो, फरीदाबाद बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल BRIC, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI। तो ब्रिक THSTI जो पहली लेबोरेटरी बनी है एशिया की और पूरी दुनिया की 9th लेबोरेटरी बनी है जिसको CEPI ने मान्यता दी है। इतनी बात समझ में आई? ये जो लैब है ब्रिक THSTI, ये कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में है। एक लैब है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वैक्सीन्स बनाने का, रिसर्च करने का काम किया जाएगा। और कौन सी वैक्सीन्स पे रिसर्च की जाएगी? देखो, प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है ये, यानी कि इस यहाँ पे R&D की जाएगी, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स और बड़े बड़े लेवल पे वैक्सीन्स बनेंगी। तो ये R&D करने के लिए है। और किस तरह की चीज़ों की R&D करेगी? कौन सी वैक्सीन्स, कौन सी दवाइयों की R&D यहाँ होगी? सो यहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल 3 BSL-3 पैथोजन से रिलेटेड जो भी R&D है वो की जाएगी। ये पैथोजेंस जो होते हैं ये सीरियस या पोटेंशियली लीथल डिजीजेस सांस प्रणाली या इनहेलेशन से रिलेटेड कॉज कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कोविड-19 बहुत सिवियर इशू है, ये सांस से ब्रीदिंग में ट्रबल किए थे ना कोविड-19 ने। येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस या TB वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, सो इनसे रिलेटेड जो पोटेंशियली लीथल डिजीजेस हैं जिनसे मौत हो सकती है और सांस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज करते हैं, सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, राइट। तो उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए BSL-3 लैब्स होती हैं। और इसी तरह की एक लैब है ब्रिक THSI जो कि फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है और उसको CEPI का क्या मिल गया है? एक्रेडिशन मिल गया है और पूरी एशिया की पहली ऐसी लैब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इस लैब के बारे में देख लीजिए कि इसको 2009 के अंदर सेटअप किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है ये। अगली खबर देखेंगे, अस्मिता प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है? अस्मिता प्रोजेक्ट। सो अस्मिता प्रोजेक्ट क्या है, क्यों लाया गया, किसने लॉन्च किया, एटसेट्रा एटसेट्रा देखना है। अगेन इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइटल अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंट करना यानी बढ़ाना, इंक्रीज करना, एक्सेलरेट करना। ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, और इसको लॉन्च कर दिया गया है। अस्मिता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अस्मिता का फुल फॉर्म हमने देखा और समझ में आया होगा कि जो भी स्टडी है ना, जो भी मटेरियल है उनको हमें इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना है। सो उसी से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, इन्होंने साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें 22,000 बुक्स जो होंगी, 22,000 बुक्स, उनको 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में अगले 5 साल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। UGC साथ में आया, यानी हायर एजुकेशन लेवल की हम बातें कर रहे हैं। UGC क्योंकि कॉलेज लेवल पे आता है पिक्चर में। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगले 5 सालों के लिए 22,000 किताबें, 22,000 बुक्स को हम 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर, यानी हर लैंग्वेज में 1,000 किताब, और इस तरह से 22,000 किताबें ट्रांसलेट की जाएंगी। और इसमें कोलैबोरेशन एक तो UGC है, दूसरा भारतीय भाषा समिति जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में है। भारतीय भाषा समिति और UGC साथ आकर के लॉन्च किए हैं। ठीक है। देन 3 लैंडमार्क इनिशिएटिव्स इसके तहत लिए जाएंगे। पहला अस्मिता, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया जाएगा। फिर बहुभाषा शब्दकोश। शब्दकोश यानी जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं। ओके, तो बहुभाषा शब्दकोश, अलग अलग भाषाओं के जो वर्ड्स हैं एक ही जगह मिल जाएंगे और उनका मीनिंग आपको एक ही जगह मिल जाएगा इन 22 लैंग्वेजेस के। एंड देन रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, ऐसा एक ऑनलाइन आर्किटेक्चर होगा कि आप किसी भी भाषा में या इंग्लिश में या हिंदी में लिख रहे हो और आपको रीजनल में कन्वर्जन मिल जाएगा, रीजनल में लिख रहे हो और दूसरी भाषा में कन्वर्जन मिल जाएगा। तो ये 3 इनिशिएटिव्स इसके तहत चलाए जाएंगे। बहुभाषा शब्दकोश, सिंगल पॉइंट रेफरेंस टू ऑल द वर्ड्स। और ये जो बहुभाषा शब्दकोश है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ने भारतीय भाषा समिति के साथ में मिलकर लॉन्च करना है। ठीक है, डेवलप किया है। बात समझ में आ गई? अस्मिता प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का 96th फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया गया।
2 दिन का ये सेलिब्रेशन था, 15 और 16 जुलाई को ये ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली के अंदर। 96 ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च फाउंडेशन और टेक्नोलॉजी डे, और इसी के तहत काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ICAR के द्वारा। ICAR कहाँ बेस्ड है? न्यू दिल्ली ही बेस्ड है, और इन्होंने कुछ इनिशिएटिव अनाउंस किए। एक है 100 डेज 100 वेराइटीज़, यानी 100 दिन में 100 नई वेराइटीज़ हम प्लांट्स की, वो पल्सेस की हों, क्रॉप्स की हों, इंट्रोड्यूस की जाएंगी ICAR के द्वारा। फिर 100 डेज 100 टेक्नोलॉजीज़, कुछ ऐसी तकनीक जिनसे कि और बेटर हमारे एग्रीकल्चर को किया जा सके, उसके ऊपर काम होगा। और 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, हर साल हर साइंटिस्ट जो है एक ना एक प्रोडक्ट उठाएगा और उसके ऊपर R&D करेगा, और 3 महीने 6 महीने तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और फिर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। तो 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम, 100 डेज 100 टेक्नोलॉजी, 100 डेज 100 वेराइटी किसने लॉन्च किया? ICAR ने किया है। कब किया? 96 फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डे इनका सेलिब्रेट हो रहा था। ठीक है, सो अब देखो 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट का देख लीजिए। बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर साइंटिस्ट या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट क्या करेंगे? एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके ऊपर R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे, और ICAR मैपिंग करेगा कि भाई काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। और ये जो स्कीम है 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम या स्कीम, ये कब तक चलाई जाएगी? 5 सालों के लिए। कब तक? 5 सालों के लिए चलाई जाएगी। और इस साल की जो थीम रखी गई है, जिसपे सबसे ज़्यादा R&D करी जाएगी 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत, वो है सीड हब फॉर हाई यील्डिंग ऑयल सीड्स एंड पल्सेस वैरायटी। ऑयल सीड जो होते हैं जिनमें से तेल निकलता है, और पल्सेस यानी दलहन जो होते हैं, इनकी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के ऊपर रिसर्च सारे ICAR के साइंटिस्ट करेंगे। करीब 5000 से ज़्यादा साइंटिस्ट इसमें काम करते हैं, उन सभी को एक एक प्रोडक्ट उठा के उस पर R&D करनी है। ठीक है जी, और उसी के साथ फिर ये न्यू सीड वेराइटीज़ और फार्म टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम किया जाएगा। ICAR 16 जुलाई 1929 में एग्जिस्टेंस में आया था, और डायरेक्टर अभी कौन है इसके? हिमांशु पाठक जी हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ रुख करेंगे। गवर्नमेंट रिवाइजेस कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग। ये न्यूज़ समझिएगा, ऐसा नहीं है कि भाई नीति आयोग का पूरा कॉम्पोजिशन ही बदल दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी चेयरपर्सन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और फिर आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वही स्ट्रक्चर है। कॉम्पोजिशन चेंज इन द सेंस, पहले जो लोग इसको संभाल रहे थे अब नए लोग आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो चेंज हो गए। वो चेंज हो गए तो नीति आयोग में कौन कौन क्या क्या पोजीशन पे बैठेगा, उनमें भी चेंजेस लाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे न्यूज़ बोल रही है गवर्नमेंट रिवाइजेस कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग में अब कौन कौन लोग बैठ करके मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, वो कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। लेट अस सी। सो नरेंद्र मोदी लेड NDA गवर्नमेंट है, कोलिजन सरकार इस बार बनी है, अलायंस बनी है। सो उन्होंने यूनियन मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग जो इनके अलायंस वाले लोग थे उनको भी जगह दी है नीति आयोग के अंदर। सो नीति आयोग में 4 फुल टाइम मेंबर्स, 15 यूनियन मिनिस्टर्स को जगह दी गई। 4 फुल टाइम मेंबर्स तो हैं ही, और 15 यूनियन मिनिस्टर्स को ओवरऑल जगह दी गई है, जिनमें 4 तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं? आप किसी एक पोजीशन पे हो, उसी की वजह से आप नीति आयोग के मेंबर भी बन गए हो, उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑन अ सर्टेन पोजीशन। ठीक है, आप अगर किसी और चीज़ के मेंबर बन रहे हो तो एक्स ऑफिशियो कहलाएंगे। तो स्पेशल इनवाइटी के तौर पे या एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे टोटल 15 यूनियन मिनिस्टर्स को नीति आयोग का हिस्सा बनाया गया है। PM नरेंद्र मोदी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या चेयरपर्सन है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन हो जाएगा। सुमन के बेरी अभी भी वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन है? साइंटिस्ट VK सारस्वत जी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद जी, पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर को बोला जाता है VK पॉल, एंड मैक्रो इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी जी। ये तो हमारे 4 परमानेंट मेंबर्स हो गए, फुल टाइम मेंबर्स, नॉट परमानेंट। 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो किसी यूनियन मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, इस वजह से एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाए हैं। कौन कौन है? राजनाथ सिंह यानी डिफेंस मिनिस्ट्री जो भी संभालेंगे वो, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी, शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और निर्मला सीतारमन फिनेंस मिनिस्ट्री। तो ये चारों एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन गए। और इसके अलावा काफ़ी सारे और यूनियन मिनिस्टर्स, टोटल 15 थे ना, देखिए 15 में से 4 ये हो गए, 11 यूनियन मिनिस्टर्स को स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे नीति आयोग के कॉम्पोजिशन में रखा गया है।
ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मोटे मोटे तौर पे ऐसे ही ध्यान रखना है। चलिए, नीति आयोग फुल फॉर्म क्या है जी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या काम करता है? हमारा थिंक टैंक है, जो भी हमें बड़े बड़े लेवल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि देश अब आगे किस तरह से बढ़ेगा, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, उन सब की जो थिंकिंग होती है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जो विचारों पे सोच विचार किया जाता है आइडियाज़ के ऊपर, वो सब नीति आयोग करने का काम करता है। 1 जनवरी 2015 को इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। इससे पहले क्या थी? प्लानिंग कमीशन थी। लेकिन प्लानिंग कमीशन इस तरह से डायनेमिक तरह से काम नहीं कर पा रही थी, जो देश की नीड थी कि हम आगे बढ़ें, तेजी से बढ़ें, वो नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसको स्क्रैप कर दिया गया। 1950 में वो बनी थी प्लानिंग कमीशन, 2014 में स्क्रैप करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आ गया था। अब ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया, ना ही ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको लॉ के तहत या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नहीं बनाया गया। फिर ये कैसी बनी? ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट से, यानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमको प्लानिंग कमीशन हटा के नीति आयोग को लाना है, और उस तरह से बन गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आ रही है, इंडियन नेवी हर साल एक क्विज होस्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। उनकी फ्लैगशिप नेशनल लेवल क्विज है और उसका नाम है थिंक 2024। ये लॉन्च कर दी गई, THNIQ, क्यू यानी ब्रेन के लिए। सो इंडियन नेवी की नेशनल क्विज है, वो इस बार के लिए भी लॉन्च कर दी गई है। और जो भी क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड में ये होगी 4 स्टेजेस में, ताकि विनर्स चूज किए जा सकें। सो थिंक 2024 कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? इंडियन नेवी करवा रही है। नेक्स्ट न्यूज पे आएंगे, सुमंत सिन्हा जी का अपॉइंटमेंट आया है। सुमंत सिन्हा को को-चेयर डिक्लेयर किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव होता है CEO क्लाइमेट लीडर्स का अलायंस। जो भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्लाइमेट इनिशिएटिव में लगी हुई होती हैं, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के CEOs का ये अलायंस है, यानी ग्रुप है। और उसमें को चेयर के तौर पे किसका नाम आया है? सुमंत सिन्हा जी, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। कौन सी कंपनी के चेयरमैन एंड CEO हैं? रिन्यू के। सो सुमंत सिन्हा हैज बीन नेम्ड को चेयर ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स अलायंस। अलायंस CEO क्लाइमेट लीडर्स या क्लाइमेट लीडर्स अलायंस CEO एक ही बात है, ठीक है। CEO क्लाइमेट लीडर्स अलायंस, किसी ना किसी कंपनी के आप CEO होने चाहिए, वो कंपनी क्लाइमेट से रिलेटेड काम करनी चाहिए, और उनके लीडर्स की अलायंस है ये। सो ये लार्जेस्ट CEO लेड क्लाइमेट अलायंस है पूरी दुनिया की, जिसमें CEO आकर के एक ग्रुप बनाते हैं, और ये फ्लैगशिप है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर में। करीब 130 CEOs 12 इंडस्ट्रीज से इसमें आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड $4 ट्रिलियन का रेवेन्यू इसमें इन्वॉल्व होता है। 5.2 गीगाटन ऑफ कार्बन एमिशंस को ये अलायंस रिप्रेजेंट करती है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल की अलायंस है। और रिन्यू, जिस कंपनी के ये CEO हैं सुमंत सिन्हा जी, उसने करीब 21 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन 2 सालों में मिटिगेट किया, यानी एटमॉस्फेयर से हटाने का काम किया है सुमंत सिन्हा। नेक्स्ट हम आएंगे, एक ट्रेंडिंग न्यूज़ आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने व्हाट्स ट्रेंडिंग शो किया है। 2 K9 टीम्स फ्रॉम CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सो उसकी 2 K9 टीम्स। कैनाइन समझते हैं? कैनाइन्स, डॉग्स भी कैनाइन्स में आते हैं। सो K9 नाम इनकी टीम को दिया गया है। 2 K9 टीम्स हैं जो कि पार्ट हैं 10 टीम की, जो सिक्योरिटी देगी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, और उसके अंदर इंडियन CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस की कैनाइन स्क्वाड यानी डॉग्स का जो स्क्वाड है, वो फ्रांस में ओलंपिक सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। 10 स्पेशली ट्रेंड इंडियन CAPF और कमांडो फोर्स डॉग्स हैं, जिनको डाला गया है इसमें, इंडियन K9 टीम्स 10। और पहली बार इस तरह का इंडियन और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में कोई कोलिजन हुआ है कि चलिए हम इंडियन डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं, K9 टीम को, और फिर उनको यहाँ पे वो सूंघ करके कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं होने वाली है, वो सब पता लगाएंगे। और जो डॉग्स इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं वो बेल्जियन मैलिनॉइस ब्रीड के हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दुखद निधन यानी कि एक सैड डिमाइस के ऊपर चर्चा करते हैं। सुभाष दांडेकर जी, सुभाष दांडेकर। जो भी बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं वो कैमलिन प्रोडक्ट को या ब्रांड को ज़रूर जानते होंगे। हमारे स्कूल में भी जो सबसे पहला हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट होता था मेरे टाइम में, वो कैमलिन का हुआ करता था, अभी भी कैमलिन चलता है बहुत। सो कैमलिन
के पीछे जो व्यक्ति थे, जो विजनरी व्यक्ति थे, जिन्होंने कैमलिन ब्रांड की शुरुआत की, वो थे सुभाष दांडेकर जी, और अब इनका हो चुका है निधन। कैमलिन ब्रांड का नाम कैमलिन से पहले कुछ और था, पता है क्या था? उसका नाम था हॉर्स। कहाँ लिखा है हमने? हॉर्स ब्रांड। सो ये कंपनी की जब शुरुआत हुई थी 1931 में, डीपी दांडेकर और जीपी दांडेकर जी ने की थी, तब ये हॉर्स ब्रांड से की गई थी। फिर इसकी रीब्रांडिंग कैमलिन ब्रांड से किसने की? सुभाष दांडेकर जी ने की। और पहले स्टेशनरी में थे, फिर आर्ट प्रोडक्ट वगैरह में इन्होंने लेकर के आए इसको। अगली खबर आ रही है, इंडिया ने 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया है। अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर ये हो रहा था। 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल हम लेकर के आए हैं। 1 गोल्ड मेडल किसने जीता है? वेदांत साकरे जी ने जीता है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं। वेदांत साकरे गोल्ड मेडल और बाकी 3 सिल्वर मेडल। कहाँ? 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, इंटरनेशनल लेवल पे बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिशन था, और जो कहाँ हुआ? अस्ताना कजाकिस्तान में। इंटरनेशनल डोमेन की कुछ न्यूज़ देखते हैं। ग्रेटा गर्विग या ग्रेटा जर्विग, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करें, ग्रेटा गर्विग ने 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड रिसीव किया। पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड टू ग्रेटा गर्विग। हु इज ग्रेटा गर्विग? बार्बी मूवी की डायरेक्टर। ओके, सो ग्रेटा गर्विग फिल्म मेकर हैं। लेडी बर्ड मूवी, लिटिल वुमन, अ वेरी नाइस मूवी, लिटिल वुमन एंड बार्बी इन्होंने बनाई, और इनको 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि कौन देता है? विल रॉजर्स मोशन पिक्चर पायनियर फाउंडेशन ये अवार्ड देती है। और क्यों इनको दिया गया? बिकॉज ये हिस्ट्री में पहली सोलो फीमेल डायरेक्टर बनी जिनकी मूवी ने 1 बिलियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स क्रॉस की हो। अकेली डायरेक्टर और महिला थी, और इनकी जो मूवी थी उसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में यानी दुनिया भर में 1 बिलियन US डॉलर का रेवेन्यू क्रॉस किया था। फिर हम आते हैं पॉल कागामे। पॉल कागामे 4th टर्म के लिए सिलेक्ट हो गए हैं एज द सिलेक्ट तो नहीं, इलेक्ट हो गए एज द प्रेसिडेंट। कहाँ के? रुआंडा के। सो रुआंडा के प्रेसिडेंट वापस से यानी चौथी बार बन के कौन आए हैं? पॉल कागामे, री इलेक्टेड फॉर 4th टर्म एज रुआंडन प्रेसिडेंट। रुआंडा आप देखिए, ये अफ्रीका है, इसमें आपको ये युगांडा दिख रहा है ऊपर, गिव मी अ मोमेंट, ये युगांडा दिख रहा है, फिर ये है रुआंडा, दिस इज रुआंडा, उसके नीचे बुरुंडी आ जाता है, इधर तंजानिया आ जाता है। ठीक है, सो इस रुआंडा के 4th टाइम प्रेसिडेंट बन के कौन आए हैं? पॉल कागामे आए हैं। रुआंडा एक लैंडलॉक कंट्री है, राइट, लैंड के बीच में ही है, और इसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी कहा जाता है। सब सहारन अफ्रीकन रीजन का हिस्सा है। किगाली इज द कैपिटल ऑफ इट। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एक बुक से रिलेटेड, और बुक का नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। द प्रिजनर ऑफ भोपाल किसने लिखी है? टिम वॉकर। टिम वॉकर हैज रिटन द प्रिजनर ऑफ भोपाल। और किसको डेडिकेटेड है ये बुक? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुई थी। उस समय टिम वॉकर भी वहीं पोस्टेड थे और कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का काम करते थे। तो प्रिजनर ऑफ भोपाल यानी अभी भी आप उसी यादों की कैद में हो, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं। टिम वॉकर, आप अभी भी भोपाल में वॉक कर रहे हो, उसी माहौल के अंदर वॉक कर रहे हो जब यूनियन कार्बाइड प्लांट के अंदर वो गैस लीक हुआ था। कॉमेमोरेटिंग द 40th एनिवर्सरी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी जो अब आने वाली है। फिर हम आते हैं थॉमस म्यूलर रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट किसने अनाउंस कर दिया है? जर्मनी के थॉमस म्यूलर ने किया है, और 14 ईयर्स का करियर इन्होंने अपना एंड पे लाया है। एंड ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन जर्मनीज 2014 वर्ल्ड कप विक्ट्री, जिसमें अकेले इन्होंने 5 गोल्स किए थे। थॉमस म्यूलर। एक और रिटायरमेंट अनाउंस हुआ है ओलिवियर जिरोड का। ओलिवियर जिरोड ने अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है यूरो 2024 के बाद, और ये फ्रांस के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर रहे हैं, हाईएस्ट गोल स्कोरर फ्रांस से ओलिवियर, एंड नाउ ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। ठीक है जी, सो ये हो गया आज का न्यूज़। यस, आज का सेशन इतना ही था। अब आगे बढ़े उससे पहले आप जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसकी आपको PDF कहाँ मिलेगी? सो डेली CA की PDF अगर आपको एक्सेस करनी है तो परचम के टेलीग्राम चैनल से आप कर सकते हो, परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, parchamclasses.in ये जो वेबसाइट है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये अभी अंडर मेंटेनेंस है, क्योंकि हम आपके लिए नया पूरा लेआउट लेकर के आ रहे हैं। नई वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, एड्रेस यही रहेगा parchamclasses.in। तो अभी आप यहाँ से कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, कल तक ये फंक्शनल होगी। ओके, तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि 6 मंथली मैगजीन हमने नहीं ली मैम और अभी वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आप परचम ऐप से जाके ले लीजिए। 6 मंथली मैगजीन वहाँ भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। ठीक है, और बाकी सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज तो हैं ही, यू कैन चेक आउट ऑन परचम ऐप। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा कुछ जानना है, तो अभी मैं हेल्पलाइन नंबर आपको
आपको बताऊंगी, वहां कॉल कर लीजिएगा। परचम ऐप से अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो एसएससी जनरल अवेयरनेस कोर्स चेकआउट कर लीजिए, खासतौर पे वनडे वाले बच्चे, एसएससी जिनको देना है सीजीएल वो बच्चे, और कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो और सेंट्रल लेवल की जीके रेडी करनी है तो अपने स्टेट की आपको अलग से करनी पड़ेगी। इसमें स्टैटिक जीके मैंने लिया है, उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट भी हैं, स्टैटिक जीके भी है, अलग अलग भी मिल जाएंगे, एक साथ भी मिल जाएंगे। एंड डू नॉट मिस आउट दिस टेस्ट सीरीज। एसएससी जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है, सभी एसएससी और वनडे एग्जामिनेशन के लिए हाईली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से लेकर के वन लाइनर क्वेश्चन सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे, और ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट में है। 5500 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये भी आप परचम ऐप से चेकआउट कर लीजिए। अब हेल्पलाइन नंबर पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, ये नंबर 9929507407, दिस इज द नंबर यू शुड कॉन्टैक्ट ऑन। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, टीम आपको सपोर्ट करेगी। कुछ भी परचेज किया है और फिर प्रॉब्लम आ रही है तो ये ईमेल है, ईमेल पे आपका पोस्ट परचेज सपोर्ट बहुत जल्दी मिलता है, parchamclasses06@gmail.com पे, ठीक है। नहीं तो परचम ऐप में आप चैट भी कर सकते हो। चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। आज जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस, उनका आंसर करना शुरू कीजिए। ऑन विच डे डज हरेला फॉल अकॉर्डिंग टू हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर? हरेला कौन सी तिथि को आता है जी, पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। पहले तो मास देख लीजिए, माघ नहीं, अश्विन नहीं, चैत्र नहीं, श्रावण मास। श्रावण मास के पहले दिन को, प्रथमा को आता है, सो सी विल बी द राइट आंसर। हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। अगर देखो ऑप्शन में सिर्फ एक स्टेट आएंगे तो उत्तराखंड मार्क करना है, दो का कॉम्बिनेशन आ गया तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मार्क कर दीजिएगा। वैसे मुख्य रूप से उत्तराखंड का ही है ये। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अस्मिता प्रोजेक्ट? अस्मिता प्रोजेक्ट हमने देखा था, एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी ने मिलकर के लाया है ना, तो बताइए उसका मेन गोल क्या है, क्या ट्रांसलेट करना है? 22,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में अगले 5 साल में। यस, बी विल बी द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड को चेयर ऑफ अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स? अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, उसका को चेयर किसे बनाया गया है? अनाउंसमेंट आया है सुमंत सिन्हा को, सुमंत सिन्हा। What is the duration of ICAR वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी अनाउंस किया ना, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम कितने सालों तक ये चलेगा? क्या अनाउंसमेंट था, कितने साल? 5 years. B will be the right answer. Who is the author of the novel The Prisoner of Bhopal? The Prisoner of Bhopal, भोपाल गैस ट्रेजेडी के 40 years कॉमेमोरेट होने जा रहे हैं, उसकी याद में किताब रिलीज की गई है। किसने लिखी है? आप क्या कर रहे थे भोपाल गैस ट्रेजेडी में? वॉक, वॉक से टिम वॉकर। एंड फाइनली दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। और कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, कैसा परफॉर्म करके आ रहे हो, मुझे बताइएगा ज़रूर से, बिकॉज आपके फीडबैक से हम फर्दर इंप्रूवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नोबडी इज परफेक्ट इंक्लूडिंग अस, नोबडी इज, राइट। तो आप भी मेहनत कीजिए और हम भी आपके साथ साथ मेहनत करेंगे। मीनवाइल आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, वेयर इज एशियाज फर्स्ट CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लोकेटेड? ठीक है जी, ये हो गया आज का सेशन। अब हम मिलेंगे कल। मीनवाइल जो आपके बाकी सेशंस आज आने हैं उनको एंजॉय कीजिए, पढ़िए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन सिंसियरली अपनी प्रैक्टिसेस पूरी रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।